हेलो एवरीवन, मैं सतीश कुमार। आप सभी का लर्न ऑन इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी 6th क्लास ज्योग्राफी का 6th लेसन, जिस लेसन का नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप। इस लेसन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले 5 लेसन इसके कवर किए जा चुके हैं और दोस्तों मैं उन्हीं चीज़ों को कवर कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो वीडियो पूरा देखिए, तभी आपको पूरी तरीके से समझ में आ पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 1600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाले पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। मतलब 1600 मीटर से अगर वो ऊंची है तो उसे हम पर्वत कहते हैं। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। पृथ्वी की जो सतह होती है जब वो टूट जाती है घिस घिस कर, तो उसे हम अपर्दन कहते हैं। अब हम बात करते हैं पर्वत की। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है जिसे हम हिमानी कहते हैं। ठीक, अगला है हमारा कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। ये तो सिंपल सी बात है कि पर्वतीय क्षेत्रों में रहना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वहाँ की जनसंख्या भी बहुत कम होती है। वहाँ का धरातल खरी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की वहाँ पे कमी होती है। इसलिए आपने देखा होगा वहाँ पे जो कृषि जो की जाती है वो सीढ़ीदार खेत बनाकर खेती की जाती है वहाँ पे। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रृंखला कहा जाता है। पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित होते हैं, मतलब एक लाइन से, उसे हम श्रृंखला कहते हैं। बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर तक फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका के पर्वत श्रृंखलाएं। नाम दोबारा सुनिए, हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज, जो कि एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका के पर्वत की एक श्रृंखला है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, एक होता है वलित पर्वत, एक होता है भ्रंशोत्थ पर्वत तथा एक होता है ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत है जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंकुआकार होता है। मतलब वलित पर्वत की पहचान क्या है, उसकी जो सतह होगी बहुत ही ऊबड़ खाबड़ होगी और शिखर कैसा होता है, शंकुआकार होता है। भारत की अरावली श्रृंखला दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। मतलब दुनिया की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है, वो है अरावली। ठीक है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के जुराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। यह बहुत पुराने वलित पर्वत है। भारत का अरावली है और जो बाहर के देशों का है वो है यूराल पर्वत। ठीक है, वो कहाँ के हैं, रूस के। तो ये भी पूछा जा सकता है यूराल पर्वत कहाँ पर है, तो वह है रूस में। ठीक है। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तब भ्रंशोत्थ पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंडों को उत्खंड या हार्ट तथा नीचे धंसे हुए खंडों को द्रोणिका या व्रंश या ग्राबिन कहा जाता है। मतलब नीचे धंसे हुए खंडों को द्रोणिका या व्रंश या ग्रामीण कहा जाता है। ठीक है, और ऊपर उठे हुए को उत्खंड या हार्ट। यूरोप की राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण है। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वत के उदाहरण हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि ज्वालामुखी की क्रियाओं के द्वारा कौन से कोई 2 पर्वतों के नाम बताइए और वो कहाँ है, तो वह अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा। अब हम बात करते हैं पर्वतों के लाभ क्या है, पर्वत से हमें क्या फायदा होता है। पर्वत जल के संग्रहर होते हैं, मतलब इसमें जल जमा होता है। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली का मतलब पानी से जो बिजली बनाई जाती है उनके उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटियाँ तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती है।
मतलब उपयोगी होती है। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। वनों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। मतलब नदी घाटी वगैरह किसके लिए जरूरी है? वनस्पतियों के लिए, ठीक है। और उनसे हमें क्या क्या प्राप्त होता है? गोंद, रेजिन और भी बहुत सारी चीजें, ईंधन, चारा हो गया, दवाई हो गई, है ना। तो इन सब चीजें हमें इनसे प्राप्त होती है। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए भी करते हैं। मतलब ये इसके लाभ है। देखते हैं ना, टूरिस्ट वगैरह पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा जाते हैं। वो क्यों जाते हैं? क्योंकि उनकी सुंदरता को देखने के लिए। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैक ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल है। अब हम बात करते हैं पठार की। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान चपाट होता है। जैसे मेज का समान जो मेज होता है बिल्कुल प्लेन होता है ना, उसकी सतह ऊपरी भाग, उसी तरह इनका भी ऐसे ही होता है, सपाट प्लेन बिल्कुल। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ सौ मीटर से लेकर कई हजारों मीटर तक हो सकते हैं। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। जैसे भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण है। तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो वह है तिब्बत का पठार, ये याद रखिएगा, जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्री तल से 4000 से 6000 मीटर तक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पठार का लाभ क्या है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है, मतलब खनिज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। यही कारण है कि दुनिया के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में ही स्थित है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर का पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं। जलप्रपात वो आप देखते हो ना, बिजली वगैरह गिरती है, क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती है। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण है। नाम सुन लीजिए दोबारा से। छोटा नागपुर पठार पर कौन सा होता है? स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण है। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है। आपने सुना होगा ना, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, मतलब बहुत ही सुंदर दृश्य होते हैं जो टूरिस्ट को आकर्षित करते हैं। अब हम बात करते हैं मैदान की। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं। अधिकांश मैदान नदियां तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती है तथा उन्हें अपरदित कर देती है। अपरदित का मतलब होता है जो अपने साथ मिट्टी वगैरह बहा के ले जाती है। अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देते हैं, तो वहाँ जमा कर देते हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं मैदानों के लाभ। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। मतलब मैदानी इलाकों में आपने देखा होगा ना, जनसंख्या बहुत अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि नदियों के द्वारा बनाए गए, इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे परिवहन का आप आसानी से परिवहन के साधन विकसित कर सकते हैं, खेती आसानी से हो जाती है। अब हम बात करते हैं नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा
एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण है। मैदान मनुष्य के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों को बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है, मतलब समतल भूमि आसानी से मिल जाती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे जनसंख्या वाला क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। सिंपल सी बात है कि पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करना बहुत मुश्किल है, खेती करना मुश्किल है ना। तो सिंपल सी बात है कि मैदानी इलाकों का जो जीवन होता है काफ़ी अच्छा होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्र की तुलना में अधिक आसान होता है। लेकिन प्रायः हम अब देखिए मैदानी इलाका हमारे लिए कितना यूजफुल है, फिर भी हम अपने मैदानी इलाके को कैसे उनको नुकसान पहुंचाते हैं। हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। इस प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी पर फेंक देते हैं जो उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। ठीक है, उपलब्ध भूमि है केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी पृथ्वी को सुरक्षित रखें। ठीक है, अब ये एक नीचे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और ये सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था। प्रशांत महासागर में स्थित मनाकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है। ठीक है, मतलब कहाँ पर है ये मनाकी पर्वत? प्रशांत महासागर में। ठीक है, तो दोस्तों इस लेसन से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने डिस्कस कर ली है। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।